मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम फैट सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाउस को पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पर क्या असर पड़ रहा है। इस वक्त मेरे पास एक सिमुलेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे एक पैनल है और लेफ्ट साइड पर मेरे पास ग्राफिक्स हैं। यहाँ पर एक थर्मोमीटर है और ज़मीन पर रोशनी टकरा रही है। येलो कलर के आपको फोटॉन्स नज़र आ रहे हैं जो सूरज से आ रहे हैं और ये ज़मीन पर टकराते हैं। जब ये ग्रीनरी से टकराते हैं, पत्तों पर टकराते हैं, तो उसके बाद कुछ लाइट हम एब्जॉर्ब करते हैं और इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इंफ्रारेड लाइट जो रिफ्लेक्ट करते हैं पौधे, वो रेड कलर से शो की गई है। ये रेड कलर के जो फोटॉन्स हैं ये इंफ्रारेड लाइट हैं और ये वापस जाते हैं। और इंफ्रारेड लाइट जो है यही हीट ट्रैप करती है हमारी यूनिवर्स में, यानी इन अदर वर्ड्स आप इसको हीट कह सकते हैं। तो इस वक्त क्या है कि हमारी ज़मीन के गिर्द कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई गैस नहीं है, आइडियल कंडीशन है। और इस कंडीशन में जितने हमारे पास येलो कलर के फोटॉन्स आ रहे हैं, तकरीबन उनसे मिलते मिलते इंफ्रारेड जो भी जनरेट हो रही है हमारी ज़मीन से, वो वापस खला की तरफ जा रही है, वो स्पेस की तरफ जा रही है, कहीं भी ट्रैप नहीं हो रही। तो जितनी भी हीट हमारी ज़मीन प्रोड्यूस कर रही है वो सारी की सारी स्पेस में जा रही है और इस वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा। आप देखिए यहाँ पे -19 -20 सेंटीग्रेड है। अब हम ये करते हैं कि एक ग्लास की शीट ऊपर रख देते हैं, एक ग्लास की स्लैब ऊपर रख लेते हैं। तो मैं एक ग्लास पैन जो है यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और एक ग्लास पैन ऊपर रख देता हूँ मैं। तो अब क्या हुआ वो आपने गौर से देखना है। जैसे ये ग्लास पैन आया ऊपर तो आपने देखा कि रेड कलर के जो इंफ्रारेड थी वो बाउंस बैक भी कुछ हो रही हैं, कुछ तो निकल जाती हैं और कुछ बाउंस बैक हो रही हैं। और जब ये बाउंस बैक हो रही है तो मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली हीट है, टेम्परेचर इनसे ज़्यादा हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और आपने यहाँ पर टेम्परेचर देखा भी है, 30 सेंटीग्रेड हो गया। तो जब मैंने ये ग्लास पैन ख़त्म किया था, आप देखें तो टेम्परेचर अब देखें आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, 20 हो गया, 10 हो गया, आप देख लें -10 -20 तक चला गया। और उसकी वजह यह कि जितनी हीट हमारी ज़मीन की तरफ आ रही है और जितनी हीट हम जनरेट कर रहे हैं वो सारी की सारी स्पेस में जा रही है। तो जब मैंने ग्लास पैनल एक लगाया, ये ग्लास का एक बैरियर लगा दिया, तो अब आप देखें टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो गया। और उसकी वजह यह है कि लाइट, विजिबल लाइट तो इसमें से आराम से पेनिट्रेट कर लेती है, गुजर जाती है। अब देखें विजिबल लाइट बाउंस बैक नहीं हो रही, येलो कलर के फोटॉन्स बाउंस बैक नहीं हो रहे, लेकिन जब वो ज़मीन से आके टकराते हैं तो वो इंफ्रारेड में बदल जाते हैं और इंफ्रारेड ग्लास पैनल से और बैरियर से बाउंस बैक हो रही है और वो ज़मीन के अंदर ट्रैप हो रही है। और जब वो ज़मीन के अंदर इंफ्रारेड बहुत ज़्यादा ट्रैप होती है तो उस वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर मैं एक और बैरियर लगा लूँ तो अब आप देखिए टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप पूछेंगे कि ये ग्लास बैरियर्स हैं क्या? ये ग्लास बैरियर्स हमारी एटमॉस्फेयर है। हमारी एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं, मसलन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं। तो उसको मॉडल करने के लिए हमने ग्लास बैरियर्स लगाए। हमारी एटमॉस्फेयर की जितनी भी गैसेस हैं वो इन ग्लास पैनल्स की तरह ही एक्ट करती हैं और उसकी सिमुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम अपनी ज़मीन की तरफ आते हैं। हमारी ज़मीन आज से बहुत अरसे पहले आइस एज में थी। आइस एज में इसका टेम्परेचर बहुत कम था। आप देखें कि अगर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया तो 6 सेंटीग्रेड, देखिए हमारे पास इस वक्त टेम्परेचर जो है वो -10 -6 सेंटीग्रेड है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो की तरफ आ रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने जो गैसेस की कंसंट्रेशन ली हुई है ना, ये राइट साइड पर अगर आप आएँ तो आप देखें यहाँ पे वाटर वेपर्स हैं जिनका हमें मालूम नहीं है। आइस एज में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 180 पार्टिकल्स पर मिलियन है, ppm पार्टिकल्स पर मिलियन। CH4 0.380 ppm है। इसी तरीके से N2O नाइट्रिक ऑक्साइड 0.215 ppm है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर इनकी कंसंट्रेशन कम कर देता हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंडस्ट्रियल एज आई, जब हमने स्टीम इंजन्स बनाए,
तो हमने चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया, फ्यूल को, गैस को, वुड को, कोयले को हमने जलाना शुरू कर दिया और उससे बहुत ज़्यादा स्मोक हमारी ज़मीन पर पैदा होना शुरू हो गई। वाटर वेपर्स भी बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि आग में वाटर वेपर्स भी होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो जब मैं 1750 में आऊँगा तो आप देखिएगा कि अब आपका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 3 सेंटीग्रेड, 5 सेंटीग्रेड, 6 सेंटीग्रेड, 7 सेंटीग्रेड। ये क्यों बढ़ रहे हैं? उसकी वजह आप कंसंट्रेशन देखें। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो 280 ppm है। वाटर की कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी हमारी एयर में बहुत ज़्यादा है, आइस एज में पानी बहुत कम था, ह्यूमिडिटी बहुत कम थी, अब पानी के वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है, तो उस वजह से भी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मीथेन भी बहुत ज़्यादा है, 0.73 हो गई है, N2O जो है वो 0.270 हो गई है। जबकि इन्हीं चीज़ों को आप गौर से देखिएगा, जब मैं आइस एज में जाता हूँ आप देखिएगा कितनी कम होती हैं। ये 280 से 180 हो गई, 0.380 हो गई, 2.215 हुई। तो जैसे जैसे इन गैसेस का, ये जो गैसेस यहाँ पर लिखी गई हैं, वाटर वेपर बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, मीथेन, N2O बढ़ेंगी, तो हमारे पास जितने भी इंफ्रारेड प्रोड्यूस होंगी फोटॉन्स, वो ज़मीन पर ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। और वो जब ज़मीन पर ट्रैप होना शुरू होंगे तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आइस एज में हमारे पास जो टेम्परेचर था, आप देखें कि उसमें हमारे पास, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन 10 सेंटीग्रेड का तकरीबन फ़र्क आ गया। आप देखें कि ये इस वक्त 5, 4, 5 सेंटीग्रेड पर है, पर लेकिन जब मैं टुडे, आज की दुनिया में आऊँगा तो अब देखिएगा टेम्परेचर कैसे बढ़ते हैं। और उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह यह है कि आप देखें कि यहाँ पर 70% हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, CO2 388 हो गई है, CH4 1.843 हो गई है, और इसी तरीके से N2O 0.317 है। तो आप यहाँ पे देखें 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी 10 सेंटीग्रेड आइस एज से हमारा टेम्परेचर 10 से ज़्यादा ही बढ़ गया है। और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, और उसकी वजह यह है कि ना नज़र आने वाले एटमॉस्फेयर के बैरियर्स हैं, जिससे इंफ्रारेड हीट जो है वो ट्रैप हो चुकी है, वो बाहर नहीं निकल सकती हमारी इन्वायरमेंट से। इस वजह से हमारी ज़मीन पर टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होगी फैक्ट्री से, हमारे कारखानों से, तो ज़मीन की आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से मीथेन अगर ज़्यादा आएगी तो हमारी ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर क्लाउड्स का इफेक्ट भी मैं आपको बता दूँ। आप क्लाउड बनाते हैं तो आप देखिएगा कि क्लाउड्स क्या करते हैं, क्लाउड भी हीट को ट्रैप करते हैं। आप देखिए क्लाउड से भी बाउंस बैक हो रही हैं। तो जहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, हीट ट्रैप करते हैं, क्योंकि क्लाउड में भी तो वाटर वेपर्स होते हैं। तो वाटर वेपर्स से हमने पहले बता दिया। तो अब मैं आपको पूरे फोटॉन्स दिखाता हूँ। ये तो एक सिमुलेशन थी। अगर आप पूरे फोटॉन्स देखें तो इस वक्त हमारी ज़मीन पर कुछ इस तरीके से हीट ट्रैप हो रही है। आप देखें यहाँ पर नीचे रेड कलर के फोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ट्रैप हुए हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर इनको जाने नहीं दे रही, और वक्त के साथ साथ ये हीट और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाता जाऊँ कि आप ये ग्राफ देखिए जो 1751 से लेकर 2015 तक हैं, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि CO2 एमिशन आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से बढ़ रहा है। इतनी तेज़ी से CO2 एमिशन बढ़ रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा एमिट करते जा रहे हैं। और इसके जो यूनिट्स हैं, CO2 एमिशन इन बिलियन टन्स, तो बिलियन टन्स किस तरीके से हम हर साल बिलियन ऑफ टन CO2 रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और इसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो आखिर में मैं आपको दोबारा एक मरतबा रिकैप देना चाहूँगा कि जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं की थी तो उस वक्त भी CO2, वाटर वेपर्स, मीथेन और बाकी गैसेस सन से जो लाइट आ रही थी उसको ट्रैप कर लेती थी, उसकी हीट को ट्रैप कर लेती थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था, ज़्यादा हीट इस्केप कर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ों के कंसंट्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी, उस तरीके से आप देखें हमारी जो पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। इसमें रेड कलर आ गया, और उसकी वजह ये कि जितनी भी हीट सन से आ रही है वो सारी की सारी अंदर ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। इस इफ़ेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, और इससे बचने का तरीका यही है कि हम कम से कम उन गैसेस को प्रोड्यूस करें जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह बन रही है।
यहाँ पर मैं आपको सिमुलेशन दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि मीथेन का मेरे पास मॉलिक्यूल मौजूद है और उस पर मैं विजिबल लाइट जो बम्बार्ड कर रहा हूँ, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ना वो इसको ऑब्जॉर्ब कर रहा है, ना वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिफ्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इंफ्रारेड कर दूँ तो अब आप देखिएगा कि कुछ देर के बाद ये इंफ्रारेड को बाउंस बैक करवाएगा, आप देख सकते हैं। तो इंफ्रारेड फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और थोड़ी देर के बाद ये किसी और डायरेक्शन में उसको बाउंस बैक करता है। तो यही काम मीथेन हमारी एटमॉस्फेयर में कर रही है, वो तमाम इंफ्रारेड के फोटॉन्स को स्पेस में वापस नहीं जाने देते बल्कि उनको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर किसी और डायरेक्शन में उसको स्कैटर कर देती हैं। इसी तरीके से हम CO2 को देख लेते हैं। तो अब आप देखेंगे CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो भी इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है और फिर किसी और डायरेक्शन में उसको जनरेट कर देता है। तो इस वजह से हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 जब ज़्यादा होगी तो हीट ट्रैप रहेगी, हीट आगे नहीं चले। वाटर को देख लें, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें भी आप देख लें तो हीट ट्रैप होती है, फोटॉन्स ट्रैप होते हैं और वो किसी और डायरेक्शन में उसको भेज देता है। तो तमाम फोटॉन्स एस्केप नहीं कर सकते ज़मीन से, इसलिए हीट हमारी ज़मीन पर ट्रैप रहती है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन में हमें ये इस किस्म का बिहेवियर नज़र नहीं आएगा। तो अगर नाइट्रोजन ये काम करती तो शायद हम जिंदा ना रह सकते। और इसी तरीके से ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो भी रेड कलर के फोटॉन्स को, इंफ्रारेड फोटॉन्स को गुजरने देती है और वो भी उनको डिफ्रैक्ट नहीं करती, स्कैटर नहीं करती, उनको वापस नहीं भेजती। इसी तरीके से अगर वाइट कलर का आप देख लें तो वाइट कलर में जो हमारे पास सूरज से रोशनी आती है उसको कोई भी मॉलिक्यूल स्कैटर नहीं करता। अब मीथेन देख लिया आपने, इसी तरीके से अब कार्बन डाइऑक्साइड देख लें, ये भी इसको स्कैटर नहीं करती। वाटर देख लें, वाटर में से भी विजिबल लाइट गुजर सकती है और नाइट्रोजन तो मैंने आपको दिखा दी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ग्रीन इफेक्ट क्या होता है और वो किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुनिया पर बढ़ रहा है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचा दीजिए।